हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं और अच्छी तरह हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है सो देखते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित यानी नीचे जो लिखा गया है में कौन समुच्चय है, यानी ये जो नीचे दिया गया संग्रह यानी समूह जो है वो कौन कौन समूह या संग्रह समुच्चय है और कौन कौन नहीं है उसके बारे में हम लोग को बताना है। और आगे लिखता है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य का मतलब होता है कारण बताइए, कि कारण बताइए कि ये दिया गया नीचे जो दिया गया समूह जो है संग्रह जो है वो समुच्चय है तो क्यों है, और यदि समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम लोगों को प्रश्न क्या करा कि नीचे जो दिया गया है संग्रह यानी समूह जो दिया गया है वो कौन कौन सा समुच्चय है और कौन कौन सा नहीं है, यदि है तो क्यों है कारण बताइए, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है उसका भी कारण बताइए। यानी दोनों में हमको कारण बताना पड़ेगा। इसलिए हमारा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, कारण बताइए। तो पहला हमारा प्रश्न है कि जे अक्षर मतलब एबीसीडी में जो जे आता है वो जे अक्षर से प्रारंभ यानी जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अब वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने में कौन कौन जो है जे अक्षर से शुरू होते हैं वो हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा, जनवरी होता है, एक जून होता है और एक जुलाई, मतलब 3 महीने ही ऐसे हैं वर्ष के 3 महीने जिसका पहला अक्षर क्या होता है जे होता है, यानी जो जे से शुरू होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमको तो ये अच्छी तरह मालूम है कि क्या वर्ष में कितने महीने होते हैं, 3 महीने। ऐसा तो नहीं है कि हमको मालूम नहीं है। यदि मालूम नहीं रहता तो इसका मतलब ये समूह जो है क्या स्पष्ट नहीं था, इसलिए ये समुच्चय नहीं होता। लेकिन 12 महीनों में 3 महीने जून जुलाई जनवरी जो है वो क्या होते हैं जे अक्षर से शुरू होते हैं, यानी ये स्पष्ट हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को ज्ञात है। इसलिए ये हमारा संग्रह जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि इस संग्रह के सभी अवयव क्या है, सुपरिभाषित है, अच्छी तरह परिभाषित है। तो वही हम इसका आंसर जो लिखे हैं हल कि हम जानते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम जो है क्रमशः कौन कौन है, जनवरी जून एवं जुलाई है। बस उसी को लैंग्वेज में लिख दिए यानी भाषा के रूप में कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम कौन कौन है, जनवरी जून और जुलाई है। तो स्पष्टता दिए गए समूह के सभी अवयव ज्ञात मतलब मालूम है एवं सुपरिभाषित है, अतः दिया गया संग्रह क्या है, समुच्चय। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दिए, बस हो गया इसका आंसर। यानी ये हम शुरू में लिख दिए कि ये समुच्चय है कि नहीं, हाँ है। क्यों है, तो क्योंकि ये हमको मालूम है, इसके अवयव अच्छी तरह परिभाषित है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। अब यहां दिक्कत ये है कि कह रहा है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली मतलब सबसे अधिक टैलेंटेड, सबसे अधिक ब्रिलियंट कौन कौन लेखक हो गए उसको क्या करना है, यहाँ लिखना है। अब हम लोग को यहाँ दिक्कत क्या हो गया कि किस लेखक को हम लोग सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कहें और किसको नहीं कहें, इसका कोई मापदंड, क्या मापदंड देखते हैं। क्या हमने बोला, इसका कोई मापदंड नहीं है। मापदंड का मतलब हम लोग समझे सीधा साथ, इसका कोई शर्त नहीं है। जैसे हम अगर कहें कि अमीर व्यक्तियों का समूह, अमीर व्यक्तियों का समूह, अब किस आदमी को अमीर कहा जाए ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हमने कह दिया कि 10,000 से अधिक कमाने वाले अमीर व्यक्तियों का समूह। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो है कोई नियम शर्त कंडीशन नहीं लगा हुआ है, कोई इसका मापदंड नहीं है। लेकिन इसमें क्या है 10,000 से अधिक, तो जो 10,000 से अधिक कमाएगा वो अमीर होगा, जो नहीं कमाएगा वो अमीर नहीं होगा। तो यही हमारा 10,000 से अधिक जो है ये जो है अमीर होने के लिए क्या है, मापदंड है। माप मतलब मापने वाला, दंड मतलब स्केल, यानी मापने के लिए क्या है, स्केल है। तो मापदंड का मतलब क्या होता है कि जो क्या हो, मापने में क्या मतलब, कहने का मतलब कि किसको कहा जाए। जैसे यहाँ था अमीर व्यक्ति किसको कहा जाए, किसको कहा जाएगा, तो 10,000 से जो अधिक कमाएगा वो क्या होगा, अमीर आदमी। तो यही 10,000 से अधिक होना जो है यही अमीर आदमी का क्या है, अमीर आदमी होने का मापदंड है। तो वही कह रहा है कि किसको
प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कहा जाए और किसको नहीं कहा जाए, इसका कोई मापदंड नहीं है। इसलिए ये जो है क्या है, अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है, यानी सुपरिभाषित नहीं है, यानी इसके अवयव को हम नहीं लिख पाएंगे, यानी किसी भी लेखक का नाम उसमें हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों? यदि हम मान लेते हैं कि लिख दें कि प्रेमचंद इसके अंदर, तो अब हमसे प्रश्न किया जाएगा कि भाई आपने किस आधार पर प्रेमचंद का नाम रखा, कुछ तो आधार दीजिए। तो क्या कहेंगे कि जो है मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए हम उसका नाम दिए। अब दूसरा कहेगा कि भाई मुझे तो अच्छा ही नहीं लगते हैं, तो कैसे आपने दे दिया। तो जो वैसा ही यहाँ आंसर आएगा जो सबके लिए क्या हो, सही हो। यानी ये हमारा अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, इसलिए हमने लिखा कि दिया गया संग्रह एक समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि किस लेखक को सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कहा जाए, इसका कोई मापदंड नहीं है, अर्थात दिए गए संग्रह के अवयव सुपरिभाषित नहीं है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। फिर वही बात है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाए और किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं कहा जाए, इसका कोई मापदंड नहीं है। हाँ, यदि लिख देते कि 1 लाख या 10,000 से अधिक 10,000 से अधिक रन बनाने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहेंगे, और जो इससे कम बनाएगा उसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं कहते। ये यहाँ मापदंड हुआ ना, यहाँ क्या हुआ, एक मापदंड हुआ, लेकिन यहाँ तो कोई मापदंड नहीं है। इसमें हम क्लियर हो जाएंगे कि जो 10,000 से अधिक बनाएगा वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, उसका नाम इसमें हम रखेंगे, और जो नहीं बनाएगा उसका नाम नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ कोई शर्त नहीं दिया, इसलिए इसमें हम किसी भी खिलाड़ी को नहीं रख सकते। इसलिए हमने लिखा कि प्रश्न में दिया गया संग्रह एक समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाए, इसका कोई मापदंड नहीं है। उसी तरह हम लोग चौथा देखते हैं कि आपकी कक्षा यानी मेरी कक्षा, मतलब जिस क्लास में हम पढ़ते हैं वहां कि सभी बालकों का संग्रह। तो हम लोग जानते हैं कि हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें कौन कौन बालक है, उसका क्या क्या नाम है, हम आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को अपने कक्षा के बालक के बारे में मालूम है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है अच्छी तरह परिभाषित है। हम सबका नाम क्या कर देंगे, जो जो मेरी कक्षा में बालक होगा वो सबका नाम अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा कि दिया गया संग्रह एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि मेरी कक्षा के सभी बालकों का नाम अच्छी तरह क्या है, मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात यानी मालूम है, यानी इसके अवयव क्या है, सुपरिभाषित है। इसलिए ये क्या हो गया, अच्छी तरह परिभाषित होने के कारण ये संग्रह हमारा क्या हो गया, समुच्चय हुआ। आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा संग्रह जो है वो समुच्चय और कौन सा नहीं। तो कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो क्या होती है 1 2 3 4 5 6 ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि 100 से कम, मतलब 100 से कम मतलब 100 से कम रहेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। 100 से कम कहाँ तक जाएगा, 99 तक। मतलब ये हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है, यानी इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए ये हमारा क्या हुआ, समुच्चय हुआ। यदि नहीं लिख पाते तो कहते हैं समुच्चय। तो दिया गया संग्रह जो है एक समुच्चय। क्यों? क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को किस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 कहां तक, 99 तक। तो ये हमारा अच्छी तरह परिभाषित होने के कारण ये क्या हुआ, समुच्चय। आगे बढ़ते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, जिसको हम लोग नॉवेल कहते हैं, का संग्रह। मतलब लेखक प्रेमचंद जितने भी लिखे हैं, क्या उपन्यास क्या लिखे हैं, नॉवेल लिखे हैं, तो उस सब के बारे में तो हम लोगों को मालूम है। अब ये जरूरी नहीं कि हम जानते हैं कि नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं सारे उपन्यास के बारे में, लेकिन पता तो कर सकते हैं। सारे उपन्यास का नाम तो लिख सकते हैं ना, यानी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम नेट से निकाल करके लिख सकते हैं, यानी कहीं तो दिया हुआ है, हम नहीं जानते वो अलग सी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं दिया हुआ ही नहीं है, यानी किसी को मालूम है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो यानी ये भी हमारा क्या हुआ, संग्रह हुआ। क्यों? क्योंकि दिया गया संग्रह एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यास क्या है, ज्ञात है, मालूम है। हमको मालूम नहीं है वो अलग सी बात है, लेकिन मालूम तो है, लिखे हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो बिना नाम का है। तो ये हमारा अच्छी तरह परिभाषित है। आगे देखते हैं। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब पूर्णांक क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 ये क्या, इसका कोई अंत नहीं। इधर -1 -2 -3 इसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि सम पूर्णांक
यानी वैसा पूर्णांक जो सम हो, सम का मतलब 2 से कट जाए पूरा पूरा। तो हम लोग जानते हैं कि 0 तो हमारा क्या होगा, ये तो पूर्णांक नहीं होगा सम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते, क्या होगा हमारा, 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, -4 होगा, 6 होगा, -6 होगा, 8 होगा, -8 होगा, 10 होगा और -10 होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते थे, यानी कहने का मतलब हमारा 2 4 6 8 10 प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ये सभी हमारे क्या है, सम पूर्णांक है। जीरो के बारे में कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं कि जीरो के बारे में कंफ्यूज कर जाना है, तो जो कंफ्यूजन है तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यानी ये सभी हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा सम पूर्णांक है। इसलिए ये क्या है, अच्छी तरह परिभाषित है, यानी दिया गया संग्रह एक समुच्च है। क्यों, क्योंकि सभी सम पूर्णांक ज्ञात है, जिन्हें किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं इस अध्याय, मतलब जिस अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं, समुच्च सिद्धांत, यानी समुच्च को जो पढ़ रहे हैं उसमें आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो हम लोग जानते हैं कि उसमें जितने भी प्रश्न है वो सब हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। यानी ये अच्छी तरह क्या है, मालूम है, ज्ञात है। किताब उल्टाएंगे, कोई भी किताब, उसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सब आ जाएंगे, या जितना भी इस दुनिया में किताबें हैं उस सब के प्रश्न, समुच्च वाले प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि स्पष्टतः इस अध्याय यानी समुच्च सिद्धांत में आने वाले सभी प्रश्न ज्ञात है, मालूम है, इसलिए ये भी क्या है, दिया गया संग्रह एक समुच्च है। आगे लास्ट जो हमारा वो है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। अब यहाँ दिक्कत है कि ये कि किस जानवर को सबसे अधिक खतरनाक कहा जाए और किसको नहीं कहा जाए, इसका कोई मापदंड नहीं है, उसके बारे में कोई शर्त नहीं है, यानी ये चित्र परिभाषित नहीं आता, ये एक समुच्च नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि दिया गया संग्रह जो हमारा क्या है, समुच्च नहीं है। क्यों, क्योंकि किस जानवर को सबसे अधिक खतरनाक जानवर कहा जाए और किसको नहीं कहा जाए वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अतः ये हमारा समुच्च नहीं है। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं। हम लोग पहला जो क्वेश्चन देखे थे कि कौन सा संग्रह जो समुच्च है और कौन सा नहीं है, उसमें एक 7वां क्वेश्चन जो था उसमें हमने बताया था कि जीरो के बारे में कंफ्यूजन है। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या जीरो जो है सम पूर्णांक में आएगा कि नहीं। तो सम पूर्णांक यानी ये जो है संग्रह है सम पूर्णांकों का, यानी हम लोग जानते हैं पूर्णांक जो है 0 1 2 3 4 5, ये कहां तक, इसका कोई अंत नहीं है। और ये -1 -2 -3 -4, इसका भी ये कोई अंत नहीं है। लेकिन ये जो कह रहा है कि इसमें क्या है हमारा, ये हमारा विषम भी संख्या है और सम भी है, यानी विषम भी है और सम भी है, तो दोनों है। और उसके बाद लेकिन हम और जीरो भी है, लेकिन यहाँ ये जो कह रहा है सिर्फ हमको क्या चाहिए, सम पूर्णांक, मतलब वैसा पूर्णांक, यानी चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, क्योंकि पूर्णांक प्लस माइनस दोनों में होता है। तो वैसा पूर्णांक जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या लग जाए, भाग लग जाए, तो वो सब हमारा क्या होगा, सम पूर्णांक। तो 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में भाग देंगे पूरा पूरा 2 से तो लग जाएगा। उसके बाद 4 में 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा 6 8 10। इसी तरह ये क्या करेगा, 2 के अंतराल पे बढ़ता जाएगा। उसके बाद जीरो भी हमारा सम पूर्णांक है, क्योंकि जीरो में भी हम जब 2 से भाग देंगे तो ये भी क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा 2 से। कितने बार में, 0 बार में। क्या हुआ, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी जीरो भी हमारा क्या आएगा, सम पूर्णांक में आएगा। यानी कहने का मतलब जीरो भी होगा। उसके बाद बस इसी का क्या कर देना है, प्लस में आया तो यही क्या आएगा, माइनस में आएगा, -2 -4 -6 -8। तो ये हमारा क्या है, सम पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब है कि जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम पूर्णांक कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो जीरो भी हमारा क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना है, यानी क्या है, ये a बराबर हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। a बराबर हमारा कितना है, तो 6 तक है, यानी 1 से लेकर के 6 तक है। अब इसमें कह रहा है कि a कोई समुच्च है, a कोई समुच्च है जो किस रूप में लिखा हुआ है, सारणी या तालिका रूप में लिखा हुआ है। अब इसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो सुटेबल होगा, जो सही होगा, जो सही सही फिट बैठेगा, उस प्रतीक का क्या करना है, यूज करना। याद होगा इस प्रतीक को हम लोग, यानी इस चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं
एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। यानी ये चिन्ह बतलाता है कि कोई वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य है या नहीं है। यदि है तो एप्सिलॉन और यदि नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट। याद होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर यदि नहीं पढ़े तो पहले वाले वीडियो को जाकर देख लें। तो हम लोगों को अब क्या करना है इसमें, या तो ये चिन्ह भरना है या ये चिन्ह, यदि अवयव है तो ये चिन्ह और यदि नहीं है तो ये चिन्ह। तो देखते हैं हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक जो है ए का अवयव है, ठीक है, एक जो है ए का अवयव है यानी एप्सिलॉन है, यानी इस चिन्ह से हम लोग दर्शाते हैं। 2 भी हमारा क्या है? ए का अवयव है। 3 भी हमारा क्या है? ए का अवयव है। 4 भी हमारा ए का अवयव है। 5 भी हमारा ए का अवयव है और 6 भी हमारा ए का अवयव है। अब हम लोग मिलाते हैं कि इसमें कौन कौन जो है सही होगा और कौन कौन नहीं। तो यहाँ दे रखा है 5, तो 5 जो है ए का अवयव है, यानी यहाँ एप्सिलॉन यूज होगा। 8 के बारे में तो यहाँ तो ये बेचारा 6 तक ही है और ये तो 8 तक चल गया, मतलब 8 तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, यानी 8 जो है ए का अवयव इसके अनुसार नहीं है, यानी एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं है, यानी 8 जो है ए का अवयव नहीं है। उसके बाद 0 भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, यानी 0 भी इसका अवयव नहीं है, यानी एप्सिलॉन नॉट। अब 4 की बात करते हैं, 4 तो है, 4 एप्सिलॉन, यानी 4 जो है क्या है? इसका अवयव है। 4 है, 2 हाँ है, 2 भी है, 2 एप्सिलॉन, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, जो कि हम लोग पहले भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, बिलोंग्स टू। बार बार एक ही चीज को पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हमको आगे दिक्कत नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि पीछे डिटेल में पढ़ लिए और जहां शुरू यदि वो चिन्ह आ जाए फिर वहां डिटेल पढ़ने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग यदि नहीं देखे तो पीछे वीडियो जाकर देख लें। अब 10, अब यहाँ 10 जो है ये 6 तक ही है, लेकिन ये 10 यानी 10 भी यहाँ कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 10 जो है कभी एक अवयव यहाँ इसके अनुसार नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित, मतलब नीचे जो लिखा गया है समुच्चयों को, यानी नीचे जो लिखा गया समुच्चय है उसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप का मतलब होता है सारणी या तालिका रूप में, यानी इसके जितने भी अवयव है उसको मंझोले कोष्ठक के अंदर क्या करेंगे, एक एक करके कोमा की सहायता से लिख देंगे। तो पहला क्या कहता है कि x सच दैट। अब x क्या है? सारे अवयव को बतलाएगा। एक पूर्णांक है, पूर्णांक की जब बात करते हैं 0 1 2 3 4 5, ये इसका कोई अंत नहीं है। -1 -2 -3 -4, इसका भी कोई अंत नहीं है, यानी प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि x का मान जो है इसका क्या मतलब होता है, सो समझते हैं। x का मान जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब ये x जो है ये क्या है, बड़ा है, यानी बड़ा है। इस मुंह का मतलब वो बड़ा किससे, -3 से बड़ा, यानी -3 से x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि -3 यहाँ है। अब -3 से बड़ा का मतलब हम लोग हमेशा किधर बढ़ेंगे, दाहिनी ओर। जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, उसी तरह है कि -3 से बड़ा कौन, -2, -2 से बड़ा -1, -1 से 0 बड़ा, यानी ये जो होगा -3 से क्या होगा, बड़ा, मतलब -3 इसमें नहीं आएगा, इधर बढ़ेंगे। लेकिन फिर आगे जाके कहता है कि ये अब x छोटा है किससे, 7 से। तो 7 हमारा कहाँ, 6 7 आगे बढ़ता जाएगा, 7 हमारा यहाँ है। 7 से छोटा का मतलब किधर, छोटा का मतलब पीछे, यानी इधर। तो हमारा बीच में जो है ये सभी संख्याएं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी इसका जो हमारा क्या होगा, सारणी रूप या रोस्टर रूप में होगा, ये सभी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सारणी रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। तो -2 से लेकर के कहां तक, 6 तक। तो हम लिखेंगे इसका हल कि स्पष्टता दिए गए समुच्चय के अवयव हैं। कौन कौन से अवयव होंगे, -2, यानी कहने का मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, -3 और 7 के बीच में यही सब।
तो कौन कौन है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एवं क्या है 6 है। तो लिखेंगे इसको किस रूप में, लिखेंगे अतः दिए गए समुच्च का रोस्टर रूप इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा में क्या कहता है कि b बराबर x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या है, यानी 6 से कम, हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये चलता रहेगा। लेकिन ये 6 से कम, 6 से कम का मतलब 6 उसमें नहीं आएगा, यानी कहां तक, 1 से 5 तक। ये तो क्लियर है। यानी हम जो इसका आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 6 से कम प्राकृत संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3, 4 एवं 5 है। क्या है, 5 है, ये सभी हैं। तो अतः दिए गए समुच्च को किस रूप में, रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखेंगे। याद रखना है, यहाँ ये नहीं लिख देना है कि 1, 2, 3, 4 एवं 5, यहाँ एवं नहीं लिखना है, हमेशा कॉमा यूज करना है। ऐसा नहीं कि एवं या और लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि c बराबर x सब्जेक्ट x, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या। अब 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, तो चूंकि 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, एक अंकों की प्राकृत संख्या है। लेकिन जब हम इसी आगे बढ़ाते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसी तरह 99, 100, तो हम लोग देखते हैं कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या 10 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, 99 तक। तो यही तक जाती है, यानी 2 अंकों की हमारी प्राकृत संख्या ये सभी संख्या होगी। ये चूंकि 103 अंकों की होगी तो हम यही इसी पर काम करेंगे। तो 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है, अगर यहीं तक छोड़ देता तो ये सारा आंसर आ जाता है। लेकिन ये कह रहा है जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 अंकों की संख्या है और जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 10 में कौन कौन अंक है, 1 और 0 है, 1 और 0 है, यानी 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 11 में अगर जो हम 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 12 में हम 1 और 2 को जोड़े तो 3 आया। 13 में 1, 3, 4 ही आया। उसके बाद 14 में 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। लेकिन ये सभी नहीं आएंगे क्योंकि हमको अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब जब तक 8 नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे। देखते हैं हम लोग। अब हम लोग चूंकि 2 अंकों की बात कर रहे हैं, किसकी, 2 अंकों की बात, तो हम लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ सबके पहले क्या है, अंक 1 है। अब हम 1 में क्या जोड़े, हमको 8 आएगा तो 7 जोड़ेंगे तो 8, यानी इसका मतलब ये 17 जो संख्या है 2 अंकों की, ये हमारा क्या होगा, इसमें आएगा। अब 1 वाला तो खत्म, अब 2 वाला शुरू करते हैं। तो 2 लेते हैं, 2 में कितना जोड़ेंगे जो 8 होगा, 6 जोड़ेंगे यानी 26 हो जाएगा। अब 3 लेते हैं, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 यानी 35 हो जाएगा। फिर 4 की लेते हैं, 4 में कितना जोड़े, 4,
8 हो गया। फिर 5 लेते हैं तो 5 में कितना जोड़े तो 3, 53 हो गया वो संख्या। 6 में कितना जोड़े तो 2, 8 हो गया। 7 में कितना जोड़े तो 1, 8 हो गया। 8 में कितना जोड़े तो 8। अब 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 तो ये खुद जब बड़ा है तो इसमें और क्या जोड़ेंगे। इसका मतलब हमारा सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्या 2 अंकों की संख्या है। इसके अंकों का योग कितना है 8 है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। तीसरा, चूंकि हम जानते हैं कि 2 अंकों की सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 8 है, क्या है, इस प्रकार है। कौन कौन है तो हो गया हमारा 17, 26, उसके बाद 35, उसके बाद कितना हो गया 44, उसके बाद कितना आ गया 53, 62, 71, 80। ये सब हमारा हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे हो गया हमारा समुच्चय, ये 17 सबको बस डाल देना है, 44, 53, 62, 71, 80 बस हो गया ये। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा में क्या कहता है सो देखते हैं। फोर्थ, डी बराबर, ये कह रहा है कि x सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। जो संख्या 60 का क्या है भाजक है। अभाज्य संख्या भी हो और 60 का भाजक, मतलब जो 60 को भी पूरा पूरा क्या कर देता हो, भाग देने पर काट देता हो। भाजक का मतलब और 60 की भाजक का मतलब और 60 को यानी 60 में जिस संख्या से भाग देने पर यदि 60 पूरा पूरा कट जाता तो वो संख्या जो है क्या कहलाएगा, 60 का भाजक कहलाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको क्या होना पड़ेगा, उसको अभाज्य संख्या। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो 2 से बड़ी हो, सॉरी 1 से बड़ी हो। क्या हो, 1 से बड़ी। अभाज्य संख्या हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। अभाज्य संख्या जब 1 से बड़ी होगी तो यानी क्या होगा, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब हो सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि 1 से तो बड़ी हो, लेकिन जिस संख्या में क्या, यानी 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसमें या तो 1 से या खुद से भाग दें तो उसी दोनों से कटेगा, बाकी तीसरा किसी से नहीं कटेगा। बाकी तीसरा किसी से नहीं कटेगा। किसी किसे, 1 से या खुद से ही कट जाए और बाकी किसी तीसरा से नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 जो है जितना भी संख्या है सबको क्या कर सकता है, पूरा पूरा काट सकता है। तो 1 से तो सब कट जाएगा और खुद से भी प्रत्येक संख्या कट जाएगा। क्या मतलब है, जैसे हम यदि 2 की बात करें तो 2 जो है 1 से भी कट जाएगा। 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या, 1 दूनी 2, और फिर ये 2 खुद से भी कट जाएगा, 2 एकम 2। अब कोई ऐसा तीसरा संख्या है जो 2 को काट सके, कहेंगे नहीं। तो जब इस ऐसी स्थिति आए कि सिर्फ 1 से और खुद से कटे तो वो हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। और जो यदि तीसरा से बीच में कट जाएगा यानी 1 और खुद को छोड़ करके, तो भी ये अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। तो हमारा अभाज्य संख्या 2 होगा। अब हम 3 की बात करते हैं तो 3 को 1 काट सकता है और खुद 3 काट सकता है, बाकी कोई इसको तीसरा काटने वाला नहीं है। यानी 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है। अब हम लोग 4 की बात करते हैं। 4 को 1 भी काट सकता है और खुद तो काट सकता है, बीच में 2 भी काट सकता है। 2 से यहाँ ये बीच में तीसरा आ गया, इसलिए हमारा ये अभाज्य संख्या नहीं रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी 3 हमारा नहीं होगा, 4 हमारा नहीं होगा। 5 को 1 से या 5 से भाग देने पर इसी दोनों से कट सकता है, बाकी किसी से कटने वाला नहीं है, मतलब 5 भी अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 6 में 1 से भी भाग देंगे, 6 से भी भाग देंगे और इसको 2 भी काट देगा और इसको 3 भी काट देगा, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह कि 7 1 या 7 से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 7 8 में तो 2 से भी, 4 से भी, 1 से भी, 8 से भी, इसलिए नहीं होगा। 9 भी उसी तरह नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से 9 से 3 से हम भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। 10 में
1 से 10 से 2 से 5 से, यानी 2 से ज्यादा हो गया। 11 में सिर्फ 1 से और 11 से ही भाग लग सकता है। उसी तरह है 12, उसी तरह क्या है 12 है। 12 में क्या 12 का मतलब हुआ इसमें तो 2 3 4 सबसे लग सकता है। 13 में भी सिर्फ 1 और 13 से ही भाग देंगे तो क्या लगेगा, बाकी कोई तीसरा काटने वाला नहीं है। 14 में 2 7 से 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17 सिर्फ 1 और 17 से ही कटेगा। उसी तरह है 18 कट जाएगा, 3 से 6 से 9 से। उसी अब 18 के बाद 19 में 1 और 19 से ही भाग लगेगा। 20 21 22 23, उसके बाद 23 आएगा। उसके बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 आएगा। क्या आएगा 29 आएगा। 30 नहीं होगा, 31 आएगा। क्या आएगा 31 आएगा। उसके बाद 32 33, इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग बस इतना ही देखते हैं। अब इसमें से जो है अभाज्य संख्या तो है, लेकिन जो क्या हो 60 का भाजक को जो क्या करे 60 को पूरा पूरा भाग कर दे। तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 60 में, यानी अभाज्य भी है और 60 का भाजक भी है। 3 से भी 60 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 3 होगा। 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा। 8 से 11 13 17 19 23 29, अब बीच में कोई वैसा संख्या नहीं है जो अभाज्य होगा और क्या करेगा 60 को पूरा पूरा काट देगा। मतलब यही तीनों संख्याएं जो है हमारा क्या है अभाज्य भी है और 60 का भाजक भी है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे सो देखेंगे। तो डी बराबर तो लिखेंगे क्या लिखेंगे डी का अभाज्य लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 3 संख्याएं क्या क्या 2 3 एवं 5 ही ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य एवं क्या है 60 का भाजक है। बस हो गया। इसीलिए या अतः दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्या तो 2 3 5, इसका भी काम खत्म। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर की ओर। किसके 5वें नंबर की ओर, ये भी खत्म। अब 5वें नंबर में क्या करता है सो देखते हैं। ई बराबर क्या है तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या लिखेंगे कि दिए गए, इसमें ज्यादा लिखना कुछ नहीं है, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं तो हो जाएगा हमारा TRI। क्योंकि अब हम लोग यहां देखेंगे कि जो जो 2 बार आया है उसको तो एक ही बार लिखना है। टी 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 1 बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए 1 का काम खत्म। आर 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 2 बार आया है, 1 का काम खत्म। आई आई 1 ही बार आया है। जी 1 ही बार आया है। ओ 2 बार आया है, 1 का काम खत्म। एन एन 1 ही बार आया है तो 1 ही बार। एम 1 ही बार है। ई 1 ही बार है। वाई तो अब जो बच गया उसको लिख देंगे TRIGON। ओ तो लिख नहीं सकते हैं। ME उसके बाद वाई, क्या वाई, यही हुआ हमारा क्या अभिष्ट समुच्चयों के। हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु 2 बार आ जाए तो वो हमारा अच्छी तरह परिभाषित नहीं रह जाएगा। अब हम लोग लास्ट जो देख रहे हैं वो है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो हम लिखेंगे दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। बस इसको मिटाते हैं, यानी ये हमारा 6वां है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें जो 2 बार आया है उसको 1 ही बार, टी 2 बार आया है 1 ही बार लिखेंगे, ई 2 बार आया है 1 ही बार लिखेंगे। अब क्या बच जाता है तो हो जाएगा BETR, मतलब ये हमारा आंसर हुआ। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 3 क्वेश्चंस अच्छी तरह देखा। अब हम लोग जो रेस्ट 3 बचा है वो अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों को क्या करें, यानी इसको पहुंचाएं। और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में लिखें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।